सब लोग तैयार हो? हम लोगों ने लास्ट क्लास डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स सीखा था। क्या क्या एंगल सीखा था हमने? क्या क्या एंगल्स हमने सीखे थे? आप लोग भूल गए? Sir, alternate angle, corresponding angle, and co-interior angle. एंगल्स, हाँ, है ना, ये सब हमने सीखा था लास्ट क्लास। आज हम इनका एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है। और अगर आपको देखो, एक बार छोटा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। अभी तक हमने इस चैप्टर में जो जो सीखा, ठीक है, वो सारा चीज हम रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम इस सेकंड एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो एक छोटा सा रिवीजन लेते हैं। जब हम फर्स्ट एक्सरसाइज करने वाले थे तब हमने तीन चीजें सीखा था, जिसमें से नंबर 1 था एक स्ट्रेट लाइन पे, 180. हाँ, एक स्ट्रेट लाइन में कई सारे एंगल अगर बने हुए हो, ठीक है, कई सारे एंगल, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, और हम इन सबको प्लस करते हैं तो हमें इन सब का सम 180 डिग्री का मिलेगा, क्योंकि स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री होता है। ये हमने सीखा था। दूसरा हमने क्या सीखा था कि कंप्लीट एंगल, मतलब एक पॉइंट के चारों तरफ आप एक राउंड कंप्लीट करते हो तो आपको 360 मिलता है। इसका यूज क्या था? अगर मान लो यहाँ पे ये 360 डिग्री कई सारे हिस्सों में बटा हुआ है, ऐसे एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, चार एंगल, और हम इन चारों को प्लस करते हैं तो हमें 360 डिग्री मिलेगा, ठीक है। ये हमने सेकंड सीखा था। एंड थर्ड हमने क्या सीखा था लास्ट? दो स्ट्रेट लाइन, लाइन तो स्ट्रेट ही होता है, लाइन तो स्ट्रेट ही होता है, लाइन थोड़ी ना कर्व होते हैं। तो दो लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट पे हमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स मिलते हैं। मतलब ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स, इन दोनों एंगल का जो वैल्यू होता है वो इक्वल होता है। इनको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं VOA, मतलब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जैसे एंगल 1 और मान लो एंगल 2 है, तो एंगल 1 और एंगल 2 आपको इक्वल मिलेगा। तो ये था एक्सरसाइज 6.1 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो हमने सीखा था। और अभी लास्ट क्लास है ना, रिसेंटली जो हमने लास्ट क्लास किया था उसमें हमने तीन चीजें सीखा था। एक था, हमने सीखा था Alternate interior and exterior angle. हाँ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल। जैसे कि सपोज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ऑल्टरनेट एंगल्स हमने क्या सीखा था? ऑल्टरनेट एंगल्स। हाँ, पहले हम बात करते हैं इंटीरियर वालों का। तो इंटीरियर कौन है? 1 का इंटीरियर बताओ, 1 का ऑल्टरनेट कौन? 4. Angle 4। 4. 2 का कौन? Angle 3. एंगल 3। अब एक्सटीरियर, एंगल 5 का ऑल्टरनेट? Angle 6. एंगल 6। एंगल 6 क्या बोला अभी? और दो जगह मैंने गलती की है, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है ना। हाँ, तो थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे है, सर हम तो देख ही बोला ना। हाँ, आपका गलती नहीं है, मेरा ही गलती है। तो 5 इज इक्वल 8। और बताओ 6 किसके साथ इक्वल है? 6 का ऑल्टरनेट? सर एंगल 7. एंगल 7। तो ये है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। उसके बाद हमने पढ़ा था कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये ऑल्टरनेट और कॉरेस्पॉन्डिंग दोनों में दो प्रॉपर्टी सेम था, है ना। एक तो डिफरेंट वर्टिसेस का, और दे आर इक्वल। फोर्थ, मतलब थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी दोनों में सेम था, ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो मुझे बताओ अभी 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन? एंगल 7. एंगल 7। उसके बाद 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन? एंगल 8. अच्छा, उसके बाद 5 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन? एंगल 3. और 6 का? एंगल 4. एंगल 4, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंड उसके बाद हमने पढ़ा था को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स, को Yes, sir. इंटीरियर, याद है आप लोगों को डेफिनेशन? पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, है ना, ये था ना। एंड Yes, sir. दे आर सप्लीमेंट्री, ये था ना, को इंटीरियर एंगल्स। तो इसमें 1 का को इंटीरियर कौन? एंगल 3. हाँ, और इक्वल होते हैं सप्लीमेंट्री? Yes, sir. क्या होते हैं? इक्वल ना सप्लीमेंट्री? सर इक्वल.
अभी तो बताया था डेफिनेशन। सप्लीमेंट्री होता है। सर सप्लीमेंट्री। इसका डेफिनेशन था पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट था दे आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो दे आर तो सप्लीमेंट्री मतलब, सप्लीमेंट्री मतलब डिफरेंट नंबर्स होता है। सप्लीमेंट्री का मतलब है दो एंगल जिनको प्लस करने से 180 होते हैं। आपको पता है, आप एग्जांपल दे सकते हो दो एंगल जिनको प्लस करने से 180 हो सकता है, बताओ। 90 + 90। और सर 110 + 70। हाँ, ये ऐसे होते हैं, ठीक है। मतलब दो एंगल जिनका सम 180 है, तो यहां पर 1 के साथ किसको प्लस करने पर 180 होगा? 1 का को इंटीरियर कौन होगा? एंगल 3। एंगल 3। तो 1 + 3 180, और 2 के साथ 4 4, एंगल 2 + 4 इज इक्वल टू 180 180। डिग्री, ठीक है। तो ये है रिवीजन, हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम एक्सरसाइज की ओर चलते हैं, चलो। अच्छा, एक सवाल पूछूं? यस सर। अच्छा, तो सवाल है, मान लो ये एक ड्राइंग बना रहा हूं मैं, ठीक है। ये मेरा ड्राइंग है, ठीक है। ड्राइंग ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है, अच्छा ही है, खराब नहीं है, बढ़िया ड्राइंग है। अच्छा, मुझे बताओ इस ड्राइंग में ये दोनों एंगल कैसे एंगल है? सर इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो क्या मैं लिख सकता हूं एंगल 1 इक्वल्स एंगल 2? यस सर। हम्म, यस सर। दृष्टि लिख नो सकता हूं मैं सर ऐसा? मेहुल का कहना नो लिख सर सकते। आदि आप क्या कहते हो, लिख सकते हैं? नो सर यस पक्का? सर। प्रीशा के अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं। अच्छा, सर और ऑब्वियसली लिख सकते हैं, इंटर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अब आर मैं इक्वल। सबका वोट ले लेता हूँ ना, क्या दिक्कत है, सबसे पूछ लेता हूँ। त्रिशा आप बताओ, लिख सकते हैं? क्या लगता है? यस सर लिख सकते हैं। और मुस्कान, यस यस ना नो? यस यस लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। राजदीप? यस सर, सर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। अर्जुन? यस सर, लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। तो दृष्टि, आपको छोड़कर यस सर सब नहीं, नहीं सब लोग बोल रहे हैं लिख सकते हैं। आपने किस बेसिस में बोला नहीं लिख सकते हैं? सर द लाइंस आर नॉट पैरेलल हाँ, अच्छा, अब बाकी सब बताओ, ये सर नो? सर नो, हमको लगा सर आप ड्राइंग पे एक्सरसाइज। मैंने शुरू में ही बोला, मैंने ड्राइंग इतना बुरा नहीं बनाया, अच्छा ही बनाया। सर यार। तो सुनो, लाइन पैरेलल होने पर ही जो उनके प्रॉपर्टीज है वो एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। अगर लाइन पैरेलल नहीं है, भले ही वो ऑल्टरनेट एंगल है, इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। अगर लाइन पैरेलल है तो फिर ऑल्टरनेट एंगल हो या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो, इक्वल होंगे। अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो इक्वल नहीं होंगे। उसी तरह कोइंटीरियर एंगल्स में भी अगर लाइन पैरेलल है तो कोइंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो कोइंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री भी नहीं होगा। याद रहेगा ये बात सबको? आएगी नहीं समझ में? सर दृष्टि हम लोग से एक कदम आगे निकल गया। एक कदम आगे कैसे? सर बहुत खुराती दिमाग पाया है, हम लोग कोई देखा ही नहीं है। अच्छा, चलो, बहुत बढ़िया, गुड। तो दृष्टि जीत गई ना? ओके, चलो, अभी आपने जो अभी सीखा ना उसका ध्यान रखना, ठीक है। लाइन पैरेलल होने से ही ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, वरना नहीं होते, ठीक है। इसका ध्यान रखना। चलो, अब आज का सबसे पहला सम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ये आप देखो, यहाँ क्या दिया गया, डायग्राम दिखाई दे रहा है सबको? डायग्राम ध्यान से देखो, ये देखो डायग्राम, ठीक है। अच्छा, डायग्राम में क्या दिख रहा है आप लोगों को?
क्या दिख रहा है डायग्राम में? सर एक VOA दिख रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी दिख रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी दिख रहा है। अच्छा, तो क्या हम ऑल्टरनेट एंगल्स को इक्वल बोल दे? Yes. यस सर। पक्का? आपको Yes, पता sir. है लाइन पैरेलल है? Yes, sir. यस सर। क्वेश्चन में तो नहीं बोला लाइन पैरेलल है, आपको बोला कि प्रूव करके दिखाओ लाइन पैरेलल है। हाँ, यहाँ तो बोल रहे कि प्रूव करो पैरेलल है। अगर लाइन पैरेलल होता तो हमें प्रूफ करने के लिए क्यों देते? क्वेश्चन को समझने का कोशिश तो करो। हमें लाइन पैरेलल नहीं दिया गया है, इसलिए हम अभी ऑल्टरनेट एंगल को इक्वल नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, चलो तो मैं आपको ये वाला सम करके दिखाता हूं। देखो ये मैं पूरे फॉर्मेट से ही करके दिखाता हूं आपको। क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं अच्छी तरह से। सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। पहला सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। फिर बोला है देन शो दैट ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, तो हम पहले एक्स और वाई का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अच्छा एक्स और वाई का वैल्यू निकालने के बाद, हाँ जी बोलो। सर अभी कोई वेटिंग रूम में है। नहीं कोई नहीं है। ओ सर आप हाँ ठीक है। देखो एक चीज समझो, मैंने अभी जैसे बोला था कि अगर लाइन पैरेलल है, ठीक है, अगर लाइन पैरेलल होता, अगर होता है तो नहीं अभी, तो फिर हम एक्स और वाई को इक्वल बोल सकते थे। यस सर। अच्छा इसका कन्वर्स, ठीक है, इसका कन्वर्स, अगर हमें पता चल जाए कि एक्स और वाई इक्वल है तो लाइन भी तो पैरेलल होगा। यस सर। दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। लाइन पैरेलल होने से ही आपको ऑल्टरनेट एंगल इक्वल मिलते हैं, और ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होने का मतलब है वहां लाइन जरूर पैरेलल है, क्योंकि लाइन पैरेलल नहीं होने पर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होता ही नहीं है कभी। और यहां अगर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है इसका मतलब लाइन पैरेलल है, और हमें यहाँ पर लाइन पैरेलल प्रूफ करने बोला है। तो हम एक बार देखते हैं क्या एक्स और वाई इक्वल है कि नहीं। अगर हमें एक्स और वाई इक्वल मिल गया तो हम पैरेलल बोल सकते हैं। ठीक है, ये इसका मेन लॉजिक है। तो हम पहले एक्स और वाई का वैल्यू निकाल, वाई का वैल्यू तो ऐसे ही निकल गया। जैसे भी निकले हमें निकाल के बताने। जैसे एक्स कैसे निकलेगा, आपने जो फर्स्ट एक्सिस से अभी आज हमने रिवीजन किया ना, लीनियर पेयर। हाँ आज हमने जो रिवीजन किया उस रिवीजन में जो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, ये पहला पॉइंट हमने पढ़ा था किसी एक लाइन के ऊपर अगर मल्टीपल्स एंगल हो, हम उनको अगर प्लस करते हैं तो हमें 180 डिग्री मिलता है। ये पढ़ा, हम इसका यूज करेंगे यहां पर। आप इस ट्रांसवर्सल लाइन को देख रहे हो, इस ट्रांसवर्सल लाइन को देखो, इसको देखो, इसको, इसके ऊपर आप देखो यहां पे मल्टीपल्स एंगल है, दिखाई दे रहे, एक 50 और एक x। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो फिर हमें 180 मिलेगा, क्योंकि ये तो लाइन है ना, ये तो स्ट्रेट लाइन है। तो इसके ऊपर इन दोनों को प्लस करने से हमें मिलेगा 180। तो हम यहां लिख सकते हैं सॉल्यूशन डाल के, सॉल्यूशन हियर x प्लस 50 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अच्छा एक लाइन के ऊपर अगर दो एंगल हो तो हम इसके लिए एक रीजन डाल सकते हैं, लीनियर पेयर। हाँ लीनियर पेयर का मतलब है लाइन के ऊपर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, मतलब दो एंगल, इस लाइन के ऊपर दो एंगल है, इसलिए हम लीनियर पेयर लिख सकते हैं। अब इसे आप सॉल्व करो, कितना मिलेगा x का वैल्यू 130 डिग्री। अच्छा तो ये x निकल गया 130 डिग्री। हमें बोला है ना फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x निकल गया, अब y निकालेंगे। y कैसे निकालेंगे बताओ? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है ना, तो लिखेंगे ऑल्सो y इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। रीजन में आप लिखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ऐसे। अच्छा अब x और y का वैल्यू आप देखकर ये बोल सकते हो ना, हाँ देयरफॉर x और y इज इक्वल टू 130 डिग्री। और x और y का इक्वल होना मतलब लाइन पैरेलल। क्यों भाई, क्यों? x और y में ऐसा क्या खास बात है जो ये पैरेलल हो जाएंगे बताओ मुझे। यस हमें ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल मिल गए इसलिए लाइन पैरेलल है। कोई भी दो एंगल इक्वल होने पर लाइन पैरेलल नहीं होते, ये एंगल्स स्पेशली ऑल्टरनेट एंगल्स है, इस वजह से लाइन पैरेलल है। तो हम इसका रीजन कैसे लिखेंगे देखो, सिंस x and y are
ऑल्टरनेट इंटीरियर, या ऑल्टरनेट, सिर्फ ऑल्टरनेट लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्टरनेट एंगल्स एंड आर इक्वल, देयरफॉर AB is parallel to CD। ठीक है, इसका ध्यान रखना। मतलब आप ऑल्टरनेट एंगल को इक्वल दिखा के लाइन पैरेलल बोल सकते हो, या फिर अगर आपके पास कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है तो आप कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल दिखा के लाइन को पैरेलल बोल सकते हो, या फिर आपके पास को इंटीरियर एंगल्स है तो उनको सप्लीमेंट्री दिखा के आप को इंटीरियर पैरेलल लाइन बता सकते हो। ठीक है, बताने का तरीका यही है, ये फॉर्मेट है। आपको और भी सम्स मिलेंगे इस टाइप का पैरेलल लाइन प्रूफ करने का, तो वहां भी यही फॉर्मेट से हम करेंगे। ठीक है, एक सम सीखा है अभी, तो इसलिए आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, धीरे धीरे आप सीखोगे। ठीक है, ये चलो हम दूसरा सम करेंगे अभी, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के डायग्राम को आप ध्यान से देखो और ये स्टेटमेंट देखो, आप सब एक बार देख लो, खुद से देख लो, फिर हम लोग बात करते हैं। ओके, चेक कर लिया? चलो, अभी यहां क्या बोला है, ये जो AB वाला लाइन है ना वो CD से पैरेलल है, और जो CD वाला लाइन है वो EF से पैरेलल है। इससे क्या मतलब समझ में आता है? क्या मतलब समझ में आता है? ये तीनों के तीनों लाइन आपस में पैरेलल है, बोल नहीं सकते ऐसे हम? अच्छा, इसके अलावा हमें यहां पर Y और Z, ये दो एंगल आप देख रहे हो यहाँ पे Y और यहाँ पे Z, हमें इन दोनों एंगल का रेशियोज दिया हुआ है, और इन रेशियोज के मदद से हमें X का वैल्यू फाइंड करना है। X इधर है, हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे देखो, फॉर्मेट में आप लोग नोट करो, मैं बता रहा हूं किस तरह से इसको प्रोसीड करना है। सबसे पहले आप यहां करोगे, ये जो Y और Z है ना, इसको आप लेट ले लो, लेट Y इक्वल्स 3A, A लेना, 3X मत लिख देना क्योंकि यहां भी ऑलरेडी X है, इसलिए 3X नहीं लिखना। ठीक है, एंड Z इक्वल्स 7A, इस तरह Y 3A Z 7A ऐसे मेंशन करना। अच्छा, अब हमारे पास बहुत सारे पैरेलल लाइंस हैं। अच्छा, पैरेलल लाइंस को इस तरह इंटरसेक्ट करने वाले लाइन को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। तो अगर मैं AB को EF के साथ ले लूं, AB और EF, ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल ले लूं, तो मुझे कैसे टाइप के एंगल्स मिलेंगे? सर X will be alternate interior angles with X। क्या एंगल्स बताया आपने? Alternate interior angles। हाँ, अगर मैं AB और EF को लेता हूं तो मुझे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मिलेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब। अच्छा, अगर मैं AB और CD को लेता हूं तो मुझे कैसे एंगल्स मिलेंगे? वो इंटीरियर एंगल्स। गुड, बस ये चीज आपके नॉलेज में होना चाहिए। ठीक है, हम पैरेलल लाइन क्या लेते हैं उसके ऊपर हमें एंगल्स मिलेंगे। तो हम इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे देखो, सिंस, नेक्स्ट, ये तो आपने फर्स्ट स्टेप लिखा, उसके बाद आप लिखो सिंस AB is parallel to CD and CD is parallel to EF, therefore AB is also parallel to EF। नहीं, हाँ, AB CD से पैरेलल और CD EF से पैरेलल, तो इसका मतलब AB और EF भी पैरेलल ही होंगे, तीनों आपस में पैरेलल होंगे। तो आप ये बात लिख लो। अच्छा, और AB और EF अगर पैरेलल है तो हम इसको कैसे लिखेंगे देखो, since AB is parallel to EF, therefore X is equal to Z। भाई क्यों? X और Z क्यों इक्वल है? क्या एंगल्स है? क्या एंगल्स है दोनों, X और Z? बताओ। alternate angles। ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स। नोट कर रहे हो ना सब लोग? अच्छा, X और Z दोनों बराबर हैं। ये देखो मेरे पास Z का वैल्यू है 7A, तो इसका मतलब है X का भी वैल्यू है 7A, क्योंकि X और Z बराबर मिल गया मुझे, Z का वैल्यू 7A तो X का भी वैल्यू 7A, तो मुझे X का वैल्यू मिल गया 7A। ठीक है,
Z का भी वैल्यू 7a, y का वैल्यू कितना, y का वैल्यू 3a। ठीक है, तो ये देखो मुझे x और y के वैल्यूज मिल गए। अच्छा, अब हम AB और CD को यूज करेंगे। ठीक है, तो सिंस AB इज पैरेलल टू CD, देयरफॉर, हाँ, AB और CD पैरेलल लाइन यूज करने से हमें कैसे एंगल्स मिलेंगे, कैसे एंगल्स मिलेंगे? को इंटीरियर एंगल। हाँ, तो मतलब x और y को इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। फटाफट फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करो। अब आप इनके वैल्यूज डाल दो जो मैंने यहां डायग्राम में भी लिख के रखा हुआ है, x7a y3a, x7a और y3a इक्वल्स 180। अब इसे आप सॉल्व करो, सॉल्व करके बताओ तो कितने वैल्यू आ रहे हैं। a का वैल्यू बताओ, सर 18। गुड, a का वैल्यू आ रहा है 18। अच्छा, अब हमें निकालना है कि x है ना, x निकालना है। ये देखो x का वैल्यू कितना है, x है 7a, और a पे आप 18 डाल दो, a का जो वैल्यू हमने निकाला है उसको आप यहां डाल दो 18, तो 7 इंटू 18 कितने हो रहे हैं, 56, 12, 126। हाँ, ये हमें x का वैल्यू मिल गया। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? यस सर। ठीक तो है, y का भी निकालना पड़ेगा क्या? पूछा तो नहीं है ऐसे, हमें सिर्फ x पूछा है। ऐसे आप अपने मर्जी से निकाल सकते हो, बट सवाल में हमें नहीं पूछा है, हमें सिर्फ x पूछा है। तो आप इतना निकाल के छोड़ दो, क्या करोगे आप y निकाल के? तब सर मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा ना, जितना बोला उतना? पूछा नहीं है ना, पूछा होता तो मार्क्स करते आप, पूछा नहीं है तो जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखो क्या लिखा हुआ है। एक मिनट, डायग्राम आप देख रहे हो इधर, लिखा है ए बी सी डी से पैरेलल है। ये ए बी जो लाइन है वो लाइन सी डी से पैरेलल है। दूसरा इंफॉर्मेशन, ई एफ सी डी पे परपेंडिकुलर है, तो ई एफ ये लाइन सेगमेंट है, ई एफ सी डी पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, आपको एक बात बोलूं मैं, अगर मान लो दो लाइन पैरेलल है और आप दोनों में से किसी एक पे परपेंडिकुलर बनाते हो, मान लो नीचे वाले पे परपेंडिकुलर बनाया, तो ये जो लाइन है वो ऊपर वाले के साथ भी परपेंडिकुलर होगा। इसका रीजन है कि आप परपेंडिकुलर दो पैरेलल लाइन के बीच में बना रहे हो। ठीक है, तो अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो ये जो परपेंडिकुलर है वो दोनों पे ही बनेगा। तो इन्होंने EF को CD पे परपेंडिकुलर बोला है ना, EF को CD पे परपेंडिकुलर बोला है, और CD AB से पैरेलल है, तो ये EF जो है AB पे भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया, इसमें जरूरत शायद नहीं है, फिर भी मैंने आपको एक बार बता दिया, किसी दूसरे सम में शायद आपको जरूरत पड़ जाए। ठीक है, दो पैरेलल लाइन के बीच में परपेंडिकुलर बनाने से वो परपेंडिकुलर दोनों पैरेलल लाइन पे होता है। ठीक है, भले ही आपको एक पे बोला हो लेकिन ये दोनों पे ही होता है। अच्छा, अब चलो इस क्वेश्चन में और क्या इंफॉर्मेशन है। GED 126 डिग्री, परपेंडिकुलर का यूज होता है, क्या होता है भाई परपेंडिकुलर का यूज? क्या मिलता है हमें परपेंडिकुलर से? अगर किसी लाइन तो से 180 डिग्री और 90 डिग्री। 180 नहीं मिलता, 90 डिग्री मिलता है। मान लो ये लाइन सेगमेंट इस पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब आपको यहाँ पे 90 डिग्री मिलता है, दोनों साइड में 90 होता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर का फंक्शन होता है 90 डिग्री क्रिएट करना, बस इतना आप याद रखो। तो अगर EF परपेंडिकुलर है CD पे तो इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री है। और ये GED का वैल्यू 126 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, अब आपसे सवाल पूछा, हाँ आप और क्या इंफॉर्मेशन है, AB और CD पैरेलल है। ठीक है, ये तीन इंफॉर्मेशन हमारे पास है, ABCD पैरेलल है, EF CD पे परपेंडिकुलर है जिससे 90 डिग्री मिलेगा, एंड GED का वैल्यू 126 डिग्री है। ये तीन इंफॉर्मेशन है। अब हमें सवाल पूछा है AGE ये वाला एंगल, उसके बाद GEF ये वाला एंगल, और FGE
FGE ये वाला एंगल, ये 3 एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं एक बार फॉर्मेट में, मैं इधर करके दिखाता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 3, ये थोड़ा फ्री हैंड बना रहा हूं मैं डायग्राम। EF और AB CD और इधर क्या D G ED। हाँ, तो गिवन इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है? पहला गिवन ABCD से पैरेलल है। सेकंड गिवन EF परपेंडिकुलर है CD पे। बोलो सर, आपने 2 बार ई लिखा है। EF है ये नीचे वाला ना, F है ना ये नीचे वाला, डायग्राम में देखो तो मेन डायग्राम में। ऊपर वाला सर F नीचे है। वाला में ई है, ऊपर वाले में एफ है। अच्छा ये F है क्या? हाँ, तो फिर EF इज परपेंडिकुलर टू CD एंड थर्ड इंफॉर्मेशन है एंगल GED इज 126 डिग्री, यही था ना? सर बोलो। जब हम लोग जब अगर हम लोग अपने आप से कोई भी एंगल को नेम करते हैं तो फिर हम लोग को अपना स्टेटमेंट में मेंशन करना पड़ता है। हाँ, कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ता है तब। सर स्कूल का सर वैसे नहीं करवाया, इसीलिए हमको डाउट हुआ, क्योंकि हर बार तो वैसे ही करते हैं कि जो एक्स्ट्रा एंगल जो हम लोग नेम करते हैं उसको हम लोग लिखता भी है। दूसरा तरीका है, आप डायग्राम अगर शो कर रहे हो ना अपने सम के अंदर तो भी हो जाता है। ओ ठीक है सर। ठीक है, जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया, अब मैंने यहाँ पे मान लो कोई एंगल है इधर ये, अब मुझे इसका जरूरत है सम को करने के लिए, मैंने ये पूरा नाम GEC नहीं बोल के मुझे सिर्फ इसको ऐसे बोलना है 1, मैं इसको सीधा सीधा बोल सकता एंगल 1। अब एंगल 1 है कहाँ? वो तो डायग्राम में दिखाई दे रहा है ना कहाँ पर है, वो यहाँ पे है एंगल 1, तो पता चल जाएगा भाई मैं इसी एंगल की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा होता है, तो अगर आप डायग्राम में उसको शो कर रहे हो तो भी चल जाएगा, ठीक है। हाँ सर ठीक है। ओके चलो हमें क्या फाइंड करना है? टू फाइंड हमें निकालना है एंगल AGE, उसके बाद हमें निकालना है एंगल GEF, सही है ना? मैं कुछ भी गलत हो रहा है तो बता देना। उसके बाद थर्ड एंगल है FGE, ये 3 एंगल निकालना है हमें। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ। अच्छा देखो, पैरेलल लाइन का यूज, पैरेलल लाइन का यूज करके क्या ये AGE निकाला जा सकता है? क्या AGE के साथ कोई दूसरा एंगल का रिलेशन है? AB और CD पैरेलल है, इसका ध्यान रखना। बताओ। अच्छा, एक बताने से पहले मैं आप लोग को एक बात और बताऊं, AB और CD को 2 लाइन कनेक्ट कर रहे हैं, GE और FE 2 लाइन कनेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों लाइन ही ट्रांसवर्सल हो सकता है, लेकिन आप एट ए टाइम एक ही ट्रांसवर्सल यूज करोगे। ट्रांसवर्सल का मतलब कनेक्टर, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास बोला था कि मैं इस ट्रांसवर्सल को कनेक्टर बोलता हूं क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन को कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहां पर ये मेरे पास 2 कनेक्टर है, मतलब 2 ट्रांसवर्सल है, एट ए टाइम आप एक ही ट्रांसवर्सल यूज करोगे। तो आपको कौन सा ट्रांसवर्सल यूज करना अगर आप ये निकालना चाहते हो? बताओ। GE वाला ट्रांसफर। GE, तो अगर आप GE कर रहे हो यूज, तो फिर ये जो AGE है इसका रिलेशन GE है। GED के साथ बन रहा है, जी बन रहा है ना? तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? क्या टाइप का एंगल बन रहा है ये? नहीं नहीं, क्या 180 डिग्री? AGE का रिलेशन GED से बन रहा है कि नहीं बन रहा? अगर बन रहा है तो कौन सा टाइप ऑफ एंगल है? सर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
हाँ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सही है। हाँ, एक और बात, आप जब पैरेलल लाइन ले रहे हो उसमें कौन सा ट्रांसवर्सल यूज कर रहे हो, जीई या ईएफ? जीई। हाँ, तो यहां पर ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा जीई इज द ट्रांसवर्सल। अब वो लोग पिछले सम में तो लिखा नहीं, तो पिछले सम में लिखा नहीं, इसका रीजन ये है कि पिछले सम में हमारे पास इस तरह वेरिएशन नहीं था, हमारे पास तो एक ही ट्रांसवर्सल है। आप कुछ भी करो आपको इसी ट्रांसवर्सल के साथ ही करना पड़ेगा, आपके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए मैंने उसमें नहीं लिखा था, मैं सिर्फ उसमें पैरेलल लाइन लिया, ये देखो यहाँ देखो पैरेलल लाइन लिया और को इंटीरियर यूज कर दिया। मेरे पास दो ट्रांसवर्सल नहीं है ना कि भाई मेरे को दो ऑप्शन है, दो में से एक चुनना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है, मेरे पास एक ही ऑप्शन था, इसलिए यहाँ मेंशन नहीं किया। चाहो तो मेंशन कर सकते हो, बट यहाँ मैंडेटरी नहीं है, मेरे पास एक ही ट्रांसवर्सल है, कुछ भी करना हो उसी को लेना होगा। लेकिन यहाँ तो मेरे पास दो ट्रांसवर्सल है, अब आप कौन सा यूज कर रहे हो वो आपको यहाँ स्पेसिफाई करना पड़ेगा, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे, जीई इज द ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये रीजन है ट्रांसवर्सल। ओके, अब कौन सा एंगल यूज कर रहे हैं, ए जी ई, इसके साथ यूज कर रहे हैं हम जी ई डी। ये कैसे एंगल्स है, ऑल्टरनेट एंगल्स ना। अच्छा ये बताओ, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं या फिर सप्लीमेंट्री होते हैं? इक्वल। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यहां मैं इक्वल साइन डाल देता हूं बीच में। अच्छा अब देखो, इन दोनों में से एक एंगल का वैल्यू तो हम जानते हैं, ये वाला एंगल, इसका वैल्यू 126 डिग्री है, तो हम यहां पर 126 डिग्री ले लेते हैं। तो इंप्लाइज दैट एंगल ए जी ई इज इक्वल टू जीईडी ना, और जीईडी हमारे पास है 126 डिग्री। तो ये देखो हमें एजीई का वैल्यू मिल गया, ये 126 डिग्री है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला टास्क कंप्लीट। अब हम दूसरे टास्क पे जाएंगे, जीईएफ। ठीक है, जीईएफ ये वाला एंगल हम निकालेंगे। अच्छा एक और चीज, ये आप देख रहे हो EF इज परपेंडिकुलर टू CD, तो अगर EF CD पे परपेंडिकुलर तो आपको यहां पे मिल रहा है 90 डिग्री, और GEF हमें निकालना है, ये दोनों मिला के टोटल कितना, 126। तो अब हम यहाँ पे इसको यूज करके GEF निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे देखो, सिंस एंगल GEF, सॉरी नहीं GED, हमें तो GED पता है ना, सिंस GED इज 126 डिग्री, सोर्स गिवन, ये हमारे पास है ऑलरेडी, तो GED को हम स्प्लिट करते हैं। ठीक है, GED को हम स्प्लिट करते हैं, कैसे स्प्लिट करेंगे, छोटा वाला का नाम GEF, ये वाला ये X जहां लिखा हुआ है GEF, और दूसरा रिमेनिंग पार्ट GED। समझ में आ रही है, GED नहीं, सॉरी मैंने क्या बोला, FED है ना, FED। एक हो गया GEF और दूसरा हो गया FED, दोनों मिला के ये GEF और FED मिला के टोटल बनता है GED, है ना। तो GED को मैंने स्प्लिट कर दिया, इक्वल टू 126 डिग्री। अच्छा अब इसमें आप वैल्यू डालोगे, GEF तो सेम रहेगा, लेकिन FED आपको लिखना है 90। इसका रीजन हम यहां साइड में लिखेंगे, क्या रीजन लिखेंगे, EF इज परपेंडिकुलर टू CD। ठीक है, EF इज परपेंडिकुलर टू CD, इस वजह से मैंने FED की जगह 90 लिखा। अब आप इसे सॉल्व करो और बताओ कितने आ रहे हैं, 36 डिग्री। हाँ 36 डिग्री आ गए। तो चलो ये दूसरा हमारा गोल कंप्लीट हो गया, ये भी निकल गया। अब लास्ट हम इसे निकालेंगे, ये कहां है, लोकेट करो, FGE यहां पे। अच्छा ये AB तो स्ट्रेट लाइन है, AB स्ट्रेट लाइन पे G वर्टेक्स पे आप ध्यान से देखो, यहां पे एक स्ट्रेट एंगल बन सकता है, और ये स्ट्रेट एंगल दो हिस्सों में बटा हुआ है, तो अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो हमें टोटल 180 मिलेगा, है ना। तो हम इसे अभी यूज करते हैं। देखो
since angle AGE plus angle FGE is equals 180 डिग्री, रीजन में आप लिखो, क्या लिखो? क्या लिखेंगे रीजन में? लीनियर पेयर। हाँ, क्योंकि ए बी लीनियर है और उस पे पेयर ऑफ एंगल्स है ना, तो लीनियर पेयर। अच्छा, इस पे हम एक एंगल का वैल्यू जानते हैं। कौन सा एंगल का वैल्यू जानते हैं हम? AGE। हाँ, तो उसका वैल्यू आप डाल दो 126 डिग्री प्लस FGE इज 180 डिग्री। अब 126 को आप राइट साइड ले जाओ तो आपको यहाँ FGE का वैल्यू मिल जाएगा 180 माइनस 126 डिग्री। अब माइनस कर दो, FGE इज हाउ मच? माइनस करने पर 54 डिग्री। हाँ, तो ये निकल गया तीनों एंगल, है ना। तो अब कंक्लूजन में तीनों एक साथ बता दो। यहाँ पे पहला एंगल हमने निकाला था AGE, दूसरा एंगल हमने निकाला था GEF 36 डिग्री, एंड तीसरा एंगल अभी हमने निकाला FGE 54 डिग्री। यही हमारा आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गए? यस सर। यस सर। ओके, चलो अभी आज के लिए तो मैं आपको यहां तक ही समझाता हूँ। ठीक है, आज और रीजन नहीं करना है तो आप नंबर 3 तक ही रखो। नेक्स्ट क्लास में आप लोग को 4, 5 और 6 समझाता हूँ। आप लोग को मैंने वीडियो दिया, सेकंड वाला वीडियो नहीं सर। नहीं दिया? ठीक है, मैं सेकंड वाला वीडियो देता हूँ। आप लोग एक बार 4, 5, 6 को तैयार करो। अगर 4, 5, 6 आप लोगों का तैयार हो जाता है वहां से, तो फिर मैं आपको कल नेक्स्ट क्लास कुछ एक्स्ट्रा सम्स करवाऊंगा। ठीक है, मतलब हम लोग थोड़ा सा एडवांस हो सकेंगे फिर। तो आप लोग कोशिश करो 4, 5, 6 खुद से करने का। ओके, चलो मैं एक बार अटेंडेंस ले लेता हूँ। चलो, हो जाएगा, लीव कर सकते हो। गुड नाइट सर। बाय सर। बाय, गुड नाइट।